अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर में यहाँ सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ और मेरे साथ मुल्क की रेडियो पाकिस्तान की मारूफ ब्रॉडकास्टर सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा नसरीन नकवी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और फिर जिन अच्छे अल्फाज से आपने आगाज़ किया, तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। मैडम आप माशाल्लाह हैं बहुत अच्छी खातून। आप गाहे बगाए हम आपसे रहनुमाई भी लेते रहते हैं प्रोग्राम के लिए के हवाले से, लफ्ज़ के हवाले से आप हमारी रहनुमाई करती रहती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताएं, पाकिस्तान के किस खूबसूरत इलाके से आपका ताल्लुक़ है? जी, फ़िलहाल तो ये जो खूबसूरत तरीन इलाका सिर्फ़ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया भर का खूबसूरत तरीन इसलिए कहूँगी कि इस्लामाबाद दुनिया भर में दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल ख़िलाफ़ा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ हमारे लिए पहला, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने नेचुरल ब्यूटी इस शहर को दी है, इसके जो भी बाहर से देखने वाले लोग आते हैं इसके मोतरफ़ होते हैं और अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी देन है। यहाँ मैं आपको एक तारीख़ी हवाला देती चलूँ। शहाबनामा में कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि हज़रत बरी शाह लतीफ़, वो कहते हैं कि मैं उनको कोई ज़्यादा उनका मोतक़िद नहीं था या उनको ज़्यादा उनके बारे में मालूमात नहीं थी, लेकिन जब वो सफ़ीर बन के हॉलैंड गए और हॉलैंड की लाइब्रेरी में उन्होंने एक मखतूता हज़रत बरी शाह लतीफ़ के हाथ का लिखा हुआ, जो कि 15वीं सदी में उन्होंने लिखा था, और उस वक्त उन्होंने पेशगोई की थी कि यहाँ एक इस्लामी दुनिया का दारुल ख़िलाफ़ा बनेगा। अच्छा। तो आप देखिए कि यहाँ छोटे छोटे ये कस्बे थे, देहात पे मुश्तमिल ये जगह थी, और पहाड़ों के दामन में मारगला हिल्स के, मारगला इसलिए भी कहते हैं कि सांपों का ख़जाना, कि आसपास के लोग जो चोरियाँ करते थे, ये नूरपुर शाह जो ये पहले चोरपुर कहलाता था, तो वो तमाम ख़जाना इन पहाड़ों में छुपाते थे। और जो जगह आज नूरपुर के नाम से हज़रत बरी शाह लतीफ़ की वजह से नूरपुर कहलाती है, उस वक्त ये चोरपुर थी। तो इस तरह से ये इस शहर की थोड़ी सी तारीख़ है। तारीख़ तो बहुत लंबी है, और कैसे फिर ये दारुल ख़िलाफ़ा बना 1960 में, कैसे यहाँ पे कराची से मुंतकिल हुआ, वो कहानी मेरे ख़्याल से सब पाकिस्तानियों को याद होनी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान जो अल्लाह के नाम पे बना, औलिया कराम ने इसके हवाले से पेशन गोइयाँ की, और कुदरतुल्लाह शाह भी शाहनामे में लिखते हैं कि इस मुल्क के बनने का फ़ैसला मदीने में हुआ। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त थी। इसमें मैडम कोई शक नहीं, ये बहुत खूबसूरत इलाका है और कुदरती हुस्न है। यहाँ पे पहाड़ हैं, सब्ज़ा है और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का मौसम है। इसी शहर से कोई 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, छोटा सा कस्बा, और अब अल्लाह ने उस कस्बे को भी इतनी अहमियत दे दी है। एक तो तहसील तो वो है ही, लेकिन ये जो सी पैक है इसका इंटरनेशनल वहाँ पे बन रहा है। जी इंटरचेंज, जी फतेह जंग मेरे गांव के साथ इसका इंटरनेशनल इंटरचेंज बन रहा है, और इलाके की बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हैयत तब्दील हो गई है, और दुनिया भर में ज़ाहिर है कि इसकी शोहरत पूरे ज़माने में जाएगी। में जो आपका गांव है, क्या नाम है उसका? ठोक सैयदा, फतेह जंग के बिल्कुल 2-3 किलोमीटर। मतलब आप देहाती खातून हैं? बिल्कुल पक्की देहाती हूँ। कोई पेंडू का बुरा तो नहीं मनाती? नहीं, बिल्कुल नहीं मनाती, इसलिए कि जो मेरे अभी भी मामूलात हैं, जैसे जल्दी उठना, जल्दी सोना, तो मेरी अक्सर जो दोस्तें हैं रात को देर से अगर फ़ोन करें और मैं उनको सोई हुई मिलूँ तो वो कहती हैं ये क्या पेंडूपन है। तो मैंने कहा ये पेंडूपन नहीं है, यही मेरी हकीकत है, यही मैं हूँ। अच्छा। क्या क्वालिफ़िकेशन है मैडम? जी, क्वालिफ़िकेशन बस थोड़ी सी है, MA पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज फ्रॉम सरहद यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसको आप थोड़ी सी कह रही हैं? जी, इसलिए कि टारगेट तो मेरा बहुत आगे तक का है। अच्छा। क्योंकि क्या टारगेट एजुकेशन जो है वो माँ की गोद से लेकर कब्र तक जाने तक नहीं ख़त्म होती। सीखते रहना जो है वो हर लम्हे हर आन ये अमल जारी रहता है। लेकिन जहाँ तक डिग्रीज़ का ताल्लुक है तो वो ज़ाहिर है कि इस वक्त PhD की डिग्री या पोस्ट डॉक्टरेट, तो इस हवाले से इंसान का इरादा होना चाहिए। मैडम, सुबह पाकिस्तान 7 बजे शुरू होता है, मैं अपना प्रोग्राम हय्या अलल फलाह ख़त्म करता हूँ, बल्कि मैं अभी प्रोग्राम कर ही रहा था, माशाल्लाह आप सुबह आ जाती हैं।
तो सुबह के वक्त इतना जल्दी उठ के आना मुश्किल तो नहीं पेश आती? जल्दी उठना तो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे मामूलात में से है, कभी भी मुश्किल नहीं लगा। शायद यही वजह थी कि मैं जब से रेडियो के साथ वाबस्ता हुई हूँ तो सुबह सवेरे के प्रोग्राम मुझे पसंद हैं और अच्छा भी लगता है, आवाज़ भी फ्रेश होती है और एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और फिर सुबह सुबह एक काम आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। जहाँ तक रही बात सुबह सवेरे आ जाने की, आपने देखा है कि आजकल के जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स का ट्रेंड है, जब सिग्नेचर ट्यून किसी प्रोग्राम की चल रही होती है तो वो स्टूडियो में एंटर होते हैं। लेकिन जो हमारा दौर था जब हमने रेडियो पे एंट्री की तो उस वक्त ये कहा जाता था कि नो रिहर्सल नो प्रोग्राम, तो हमें पहले से प्रोग्राम के लिए तैयारी करना होती है। जी। और इस हवाले से अभी तक कई प्रोड्यूसर्स भी मुझे शक की नज़र से भी देखते हैं और बाज़ औक़ात अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये अपने कागज़ों का पलंदा उठाया होता है और लिख रही होती हैं। आजकल तो ऐसे नहीं होता। नहीं मैडम, मैं भी देखता हूँ माशाल्लाह, आप बहुत प्रोग्राम की तैयारी करके जो है ना प्रोग्राम को परफॉर्म करती हैं, बड़ी अच्छी बात है। रेडियो में कब आना आपका हुआ? ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका कि चूँकि स्कूल कॉलेज में स्कूल से ही मुझे शौक़ था स्टेज तक आने का। जो भी स्कूल के दीगर गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती थी, खेलों में भी हिस्सा लिया, लिखने के मुकाबलों में भी, बोलने के मुकाबलों में भी, रेडियो के स्कूल के ड्रामों में भी। तो इस तरह से डिबेटिंग सोसाइटी की भी मैं हेड रही। तो जब मैं मतलब आप शुरू से आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। जी, वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जिसको जहाँ पहुँचाना होता है उसके लिए पहले से फ़ैसला हो जाता है। तो शायद मेरे भी इस जगह तक आने के लिए शुरू ही से मेरे अंदर कुछ ऐसे शौक़ थे। मसलन मैं BBC से ख़बरें सुनती थी तो एक ख़बर सुन के मैं उसके साथ तबसरा लिख देती थी। अच्छा। तो कॉलेज में जब वो लड़कियाँ देखती थी तो कहती ये क्या है, लोग डायरी में अशार लिखते हैं, कुछ अपने अहवाल लिखते हैं और तुम्हारा तो तबसरों से भरा हुआ है, और यही लिखने की स्किल आगे काम आई। तो जो आपने पूछा कि रेडियो कैसे आई, तो इसी तरह से कॉलेज में इंटर कॉलेज डिबेट्स हो रहे थे और ज़ाहिर है कि उसमें भी मैंने इनाम लिया, और रेडियो से प्रोड्यूसर आए हुए थे एज ए जज। उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ लाएं, एक हमारा कॉलेज मैगज़ीन प्रोग्राम है और उसमें गर्मियों की छुट्टियों के दौरान तलबा और तालिबात की क्या सरगर्मियाँ होती हैं, इस पे एक डिस्कशन प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में जब मैंने हिस्सा लिया तो उस वक्त अख्तर इमाम रिज़वी रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के प्रोग्राम मैनेजर थे। उन्होंने जब प्रोग्राम सुना तो उन्होंने मेरी आवाज़ को भी बहुत पसंद किया और जो भी बोलने का अंदाज़ था। तो उस वक्त अब्दुल हफीज़ फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम करते थे, मरहूम, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम अता करे। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत इज़्ज़त दी और पहला जो लाइव प्रोग्राम था फ़ौजी भाइयों का वो मैंने उनके साथ किया और बहुत अच्छा वक्त गुजरा अब्दुल हफीज़ साहब के साथ। अब्दुल हफीज़ साहब एक मनसूबाबंदी करते थे, बड़ी चहल पहल होती थी। जब मैं भी यहाँ आता तो एक बड़ा माहौल बना हुआ था उस वक्त ना। आपका रेडियो के अलावा क्या मसरूफियात हैं? और जी, रेडियो के अलावा एक तो लिखने पढ़ने की बचपन ही से मेरी शौक़ रहा है, लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रहा है, और रेडियो में जितना मैंने बोलने का काम किया उससे ज़्यादा मैंने लिखने का काम किया। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि एक ज़माने में रेडियो पाकिस्तान की ख़बरों पर तबसरा होता था 5 मिनट का। बिल्कुल। मैं पहली और आखिरी खातून इसलिए कि उसके बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया कि मैं तबसरा लिखा करती थी और मुझे मौजू बताया जाता था। और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम था रेडियो पाकिस्तान ही का, जो इंडिया के हवाले से जब हमने एटमी धमाके किए थे 1998 में, तो उस वक्त उस प्रोग्राम का स्क्रिप्ट मैं लिखती थी और वो प्रोग्राम भी बहुत मकबूल रहा। और आपने दीगर मशागल पूछे तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़, वहाँ से भी मैं जॉब कर रही हूँ। और ज़्यादा वक्त किस ग्रेड में मैडम? जी, ग्रेड अब आपने क्या करना है बता के सबको? बता दें, पूछने के गेस्टेड हैं माशाल्लाह। जी, ग्रेड की अगर बात करते हैं आप तो 18 ग्रेड में हूँ और साथ साथ मैं रिसर्च का काम भी करती हूँ और ऑफिस ही के कई जो इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमे होते हैं वो भी मैंने कई किताबों के किए। और ज़बरदस्त। ये मैडम आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून हैं, मखलूत माहौल में काम करना कैसा लगता है? मसाइल तो नहीं पेश आते? मुझे कभी कोई मसाइल पेश नहीं आए, इसलिए कि अगर आपका नस्बुल ऐन वाज़े हो, आपने अपने खतूत मुतय्यन कर रखे हों, आप दूसरों
को इज़्ज़त देना जानते हो तो आपको हमेशा इज़्ज़त ही मिलेगी। डू गुड हैव गुड। जी बिल्कुल। जी जी। तो मुझे हमेशा अच्छा माहौल मिला, मेरे दफ्तर में भी सब ने मेरी रिस्पेक्ट की, ख्याल रखा। और जहाँ तक रेडियो पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो मेरे कलीग्स ने भी, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, उन्होंने हमेशा अच्छे अल्फाज में मेरे पीठ पीछे भी जिक्र किया, और ये बड़ी बात होती है। मैडम किन किन प्रोड्यूसर्स के साथ आप प्रोग्राम कर चुकी हैं? देखिए ये एक लंबा सफ़र है। अगर शुरू दिनों का जिक्र करें तो अब्दुल हफीज़ साहब के साथ जिस तरह से फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम, और उसी दौरान यानी उन्हीं दिनों में बरकतुल्लाह साहब रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से, वो ड्रामा के प्रोड्यूसर थे। वो एक लड़के का ऑडिशन ले रहे थे और उस लड़के के सामने एक मंजी हुई रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के आर्टिस्ट, और वो लड़का जब लाइनें बोलता था तो वो खातून हंस देती थी, तो वो बेचारा घबरा जाता था। तो बरकतुल्लाह ने कहा कि कुड़िए इधर आ ज़रा, तू ही लाइना बोल। अच्छा। मैंने लाइनें बोली। अगले दिन उन्होंने जो फ़ोन किया कि आप आके स्क्रिप्ट ले जाओ ड्रामे का, तो मैंने कहा जी मैंने तो कोई ऑडिशन नहीं दिया। उन्होंने कहा बस आपका ऑडिशन हो गया। अच्छा। तो इस तरह उन्होंने पहली दफ़ा मुझे ड्रामे में मेन रोल दिया। फिर उसके बाद सलमान अल मुअज़्ज़म, बहुत ही अच्छी आवाज़, और मैं जब उनको रेडियो पे सुना करती थी उनका प्रोग्राम हमारे मेहमान, वो भी मुझे बहुत पसंद था। उन्होंने एक धुआं और चांदनी के नाम से नारकोटिक्स के हवाले से एक सीरियल शुरू किया, ड्रामा सीरियल, और बहुत लंबी कास्ट थी उसमें, और उसमें भी मैंने नुमाया रोल अदा किया, और वो बहुत अरसे तक वो चलती रही, और आज भी रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ ख़जाने में धुआं और चांदनी के नाम से महफूज है। फिर शमा खालिद, वो कहती थी कि मैं जब भी ड्रामा लिखती थी तो तुम्हें जहन में रख के रोल लिखती थी। इसी तरह आसिया बुखारी थी, उनके साथ काम किया। फिर अगर यहाँ इस्लामाबाद की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोग्राम साइड पे प्रोड्यूसर्स हैं, सबके साथ ही तकरीबन मौका मिला मुझे काम करने का। और सूबे पाकिस्तान के साथ साथ मैं चूँकि रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल भी करती रही हूँ, और फिर मुख्तलिफ जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज़, यहाँ पे नेशनल हुकूक़ के प्रोग्राम्स, उनके मैंने स्क्रिप्ट भी लिखे, और रेडियो के लिए मैंने ड्रामे भी लिखे और फीचर्स लिखे। तो मैडम सरकारी जॉब करती हैं, रेडियो के प्रोग्राम करती हैं, ड्रामे लिखती हैं, ये सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? बहुत आसानी के साथ, कोई मसला नहीं होता। अच्छा। आपके जो 24 घंटे हैं ना, अगर आप वक्त को तरतीब दे लें, और जिस तरह देखिए पूरी कायनात का निज़ाम तरतीब से चल रहा है ना, बिल्कुल चल तो अगर आप अपनी चीज़ों को तरतीब से रखेंगे, अपने वक्त को तरतीब दे देंगे, तो कोई मसला नहीं होगा। मैं घर के सारे काम भी करती हूँ, मिलना मिलाना भी होता है अजीज़ों रिश्तेदारों से, और खानादारी के सारे काम, खाना वाना माशाल्लाह पका लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इसलिए कि बाकी लोगों को भी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, एक टिप है कि अगर मेरी बहनें खाना बनाते हुए अल्लाह का ज़िक्र साथ करती रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें या दुरूद शरीफ पढ़ती रहें, तो आपके बनाए हुए खाने की हर कोई तारीफ़ करेगा। आई विटनेस। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की जी। ज़िक्र के साथ साथ उसमें बरकत भी जो है ना वो उसमें शामिल हो जाती है, और वो खाना कभी कम भी नहीं होता, टेस्ट में भी बिल्कुल उसमें वो ज़रूर अमल दखल होता है। वही नमक मिर्च होते हैं, लेकिन एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अदब से आपका गहरा ताल्लुक़ है, आप लिखती हैं, कोई शेर सुनाएं आज हमें ज़बरदस्त किस्म का। जी जब्बार साहब, वैसे तो मैंने जब स्कूल नहीं गई थी तो शायरी का आगाज़ उस वक्त से शुरू हो गया था, 3.5 साल की उम्र से, और फिर स्कूल के ज़माने से नज़में शज़में लिखना शुरू कर दी थी। लेकिन इस वक्त एक वो शेर आपको सुनाऊंगी सुनने वालों को कि जो मुझे एकदम मेरे जहन में आ गया। गर्मी भी बहुत है, थोड़ी देर में जलता सूरज सर की सीध में आ जाएगा, पेड़ के नीचे जा बैठो मैं दीवार का साया हूँ। अरे क्या खूबसूरत शेर, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। मैडम कौन सा गुलूकार या गुलूकारा आपको पसंद है? जी गुलूकार और गुलूकार आए तो मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के तकरीबन सारे ही जो पुराने लोग हैं उनकी क्या खूबसूरत आवाज़ें, लेकिन मेहदी हसन, मलका तरन्नुम, नूर जहाँ, ज़ुबैदा खानम, कौसर परवीन, माला, अहमद रुश्दी, मसूद राना, ये सब आवाज़ें मेरी फेवरेट आवाज़ें हैं। और जो कोई अच्छे सुर, अच्छे अशार और अच्छी मौसीकी के साथ नगमा, वो पसंद आता है मुझे। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।